हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द कैरियर क्रिएशन में। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का टॉप 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़िएगा कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। देखिए, उत्तल दर्पण में जब भी किसी वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है छोटा ही बनता है। तो हमेशा इसका आवर्धन का मान जो होता है ना, एक से का होता है, हमेशा एक से हमेशा कम होता है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है ना कि महत्तम मान क्या होगा। जब महत्तम मान इसमें कह रहा है ना, तो इसमें अधिकतम पूछ रहा है, तो ये एक से कम होता है, लेकिन ये चल जाता है कभी कभी एक के पास में, तो इसलिए इसका महत्तम मान अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसका अधिकतम मान होगा इसका एक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि प्रकाश और संश्लेषण जब होता है, तो उसमें किस रंग को जो क्लोरोफिल है ज़्यादा अवशोषित करता है। तो इसमें जो 7 रंग, जो प्रकाश का श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो होता है ना, उसमें लाल कलर जो होता है उसी को ज़्यादा अवशोषित करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, लाल होगा इसका। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन तीसरा पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। विभक्त वलय द्विक परिवर्तन मतलब होता है ना कि धारा की दिशा को कौन बदलता है। तो देखिए, इसमें जो विद्युत मोटर होता है ना, विद्युत मोटर में जो होता है उसमें धारा का मान जो होता है बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आर्मेचर जो होता है ना, उसको प्रत्येक आधे चक्कर के बाद उसमें धारा की दिशा बदलना होता है। अगर धारा की दिशा को हम लोग नहीं बदलेंगे तो फिर वैसे ही घूमेगा, फिर उसके बाद फिर आधा चक्कर करेगा, फिर घूम जाएगा, उसी तरह से पूरा घूम नहीं पाएगा। तो इसलिए विद्युत मोटर में हम लोग का एक द्विक परिवर्तन की जरूरत पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो है इसका होगा विद्युत मोटर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोधक का मान बढ़ जाता है। तो यह संयोजित कौन सा है। देखिए, अगर इसमें यह पूछता ना कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक अगर हटा देते हैं तो कुल प्रतिरोधक, मतलब उसमें जो प्रतिरोधक का मान अगर मतलब बाकी प्रतिरोधक में भी धारा का मान अगर बढ़ते रहेगा, तो वो तो हो जाएगा आपका समांतर क्रम। अगर शून्य कहेगा ना, तो वो होता है श्रेणी क्रम होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि धारा का मान बढ़ जाएगा, तो धारा का मान देखिए कैसे बढ़ेगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला होता है समांतर क्रम, ये वाला 3 गो हम लगा देते हैं यहाँ पे, इसको एक बिंदु से इसे जोड़ दिए, ये हो गया समांतर क्रम। ये कह रहा है कि इसमें से अगर ये को इसमें से हटा देते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर वाला को हम इसमें से हटा दे रहे हैं। जब ऊपर वाले में से हटा देंगे तो इसको हम लोग ऐसे बैटरी से ले जाके जोड़ देते हैं इसको। जब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला है माइनस। तो इधर से धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगा, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाएगा तो इसको 3 गो रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 गो रास्ता इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बट जाता है, धारा का मान I1 हो जाता है, इसमें I2 हो जाता है, और इसमें हो जाता है I3। तो जब इसमें से एगो हम यहाँ से हटा देंगे तो इसमें से जो यहाँ से धारा का मान बढ़ रहा था, तो वो तो यहाँ से जाना बंद हो जाएगा। तो जो बचेगा तो इसमें से न बहने लगेगा, इसलिए बहने लगा, इसमें धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि ये वाला खत्म हो जाता है तो इसमें का भी धारा का मान किस में आ जाता है, ये दोनों में आ जाता है, इसलिए धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो होगा समांतर क्रम होगा। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये वाला बात समझ गए, तो इसमें जो होगा कौन सा समांतर क्रम होगा।
ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या था? विद्युत मोटर। इसका क्या था? लाल। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है भारी तत्वों का। तो भारी तत्व में हो जाता है आप लोग का प्लूटोनियम हो जाता है, यूरेनियम हो जाता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें यूरेनियम दिया होता है, यूरेनियम को टिक करिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी मतलब क्या होता है? अपसारी मतलब होता है फैलाना। तो इसमें से कौन सा जो लेंस है प्रकाश की किरणों को फैलाता है? तो उत्तल लेंस का तो सब लोगों को पता है कि तो क्या करते हैं, एक जगह पे मिलाता है। तो ये तो होगा नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है ना, ये वाला, इसमें से जब कोई प्रकाश ऐसे आता है ना मुख्य के समांतर, तो ये यहाँ से अपवर्तन के बाद ऐसे चला जाता है। तो प्रकाश की किरण तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसको क्या कर दिया? फैला दिया ना यहाँ पे। तो फैला दिया, तो फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक प्रिज्म कितने सतहों से मिल घिरा घिरा रहता है? तो जो एक प्रिज्म होता है ना, वो 5 सतहों से घिरा रहता है, जिसमें 3 गो होता है आयताकार, और जो 2 गो होता है वो होता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होता है। तो टोटल कब होता है? 3 2 हो जाएगा 5 गो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? डी। जो लोग प्रिज्म का चित्र नहीं देखे हुए देख लीजिए, ऐसे कुछ बनता है ये वाला पूरा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो इसमें देखिएगा जूल प्रति का दे रहा है कूलम। तो जूल प्रति कूलम, देखिए जूल किसका मात्रक होता है? जूल तो होता है कार्य का, तो डब्लू बाटा में। कूलम किसका होता है? आवेश का, यानी क्यू। तो डब्लू बटा क्यू, कार्य बटा में आवेश, ई होता है भोल एथी के विभवांतर या विभव के बराबर। तो भी बराबर होता है भी यानी वोल्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां में 9 नंबर क्या कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक देखिए, ये 10th का है नहीं है, 12th क्लास का। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका होता है क्या? वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो दहन कर मतलब कि जो जल के ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो जल के ऊष्मा कौन उत्पन्न करता है? ईंधन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? बी होगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताया था ना कि 2 के साथ ट्रिक याद करिए, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4। 2 से मतलब हो जाएगा कि दूर। तो दूर दृष्टि दोष के लिए होता है कौन सा? उत्तल लेंस। 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4। 2 से हो जाएगा 2 अक्षर का यानी दूर, और 3 से हो जाएगा उत्तल 3 अक्षर का। और बाद 3 से ये वाला हो जाएगा निकट, और 4 के साथ हो जाता है, 4 के साथ मतलब कौन सा हो जाता है? अवतल। ट्रिक याद कर लीजिए, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4। तो जब भी पूछेगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में होता है उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा होता है? अवतल लेंस। तो देख लीजिए इसमें कौन सा पूछा हुआ है। तो इसमें पूछा हुआ है कि अवतल लेंस का किस में प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। आगे दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। देखिए एगो बताए 11 नंबर, अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। एगो बताएं तो 2 के साथ क्या होता है? 3, और 3 के साथ क्या होता है? 4। तो इसमें 2 वाला है ना, तो 2 के साथ क्या आएगा? 3, यानी उत्तल छोटका वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ओकरा बात करें कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? लघु पथन किसे बोलते हैं? लघु पथन क्या होता है? लघु पथन में ये होता है कि अगर प्लस वाला और माइनस वाला तार दोनों अगर वापस में क्या हो जाता है? सट जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तो वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होने लगता है।
तो जब दोनों तार एक में सटता है ना तो उसका जो प्रतिरोध होता है ना वो हो जाता है जीरो। जब प्रतिरोध जो जीरो हो जाएगा तो उसमें जो धारा का मान, तो प्रतिरोध करता है क्या, धारा का विरोध करता है। तो जब धारा का विरोध करने वाला ही नहीं रहेगा तो धारा एकदम आराम से जाएगा, तो इसीलिए धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 13 गो हो गया। 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला कि कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ये आ गया है एसएसटी का क्वेश्चन। तो कायगा नाभिकीय संयंत्र याद कर लीजिएगा, ये है कर्नाटक में। आगे भाई, हजामत बनाने के लिए हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए, हजामत में क्या होता है कि ऐसा हम लोग को दर्पण चाहिए जो हम लोग का आकार बड़ा करके दे। तो बड़ा प्रतिबिंब किसे बनता है, उत्तल दर्पण में तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है नहीं, हमेशा छोटा बनता है। समतल में हमेशा बराबर बनता है। तो बड़ा किस में बनता है, अवतल में बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर तो हो ही गया। 16 नंबर में क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग अभी लगले बताए थे। तो निकट यानी 3 है, 3 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। उत्तल नहीं होगा, कौन सा होगा, अवतल होगा। अगला, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, ये होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता मतलब होता है क्या, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है। तो 1 बाई क्या होता है, एफ होता है, यानी 1 बटा में क्या होता है, मीटर। तो अगर डायऑप्टर नहीं रहेगा तो रहेगा 1 बटा मीटर, या रहता है मीटर के पावर -1। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, डायऑप्टर रहेगा, डी से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ए होगा। आगे बढ़ा जाए। 18 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। अगला, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइडी कहा जाता है। इसी से क्या होता है, डिंटल प्रभाव होता है, टिनल प्रभाव होता है। अगला, ओम के नियम निहित है। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर। देख लीजिए कहाँ दिया है, भी बराबर आई आर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला। भी बराबर आई आर। आगे, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता यानी विद्युत धारा की प्रबलता बोले चाहे विद्युत धारा बोले, उसका SI मात्रक एम्पियर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 22 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या बोलता है, मतलब ऐसा युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करे। तो इसमें कौन सा होता है, जनित्र होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये प्रिज्म हो गया एक, ये तो हो गया आपतित किरण। उसके बाद यहाँ से गुजर के जाएगा, जो गुजर के चला गया, ये आपतित, ये हो गया कौन सा, अपवर्तन, अपवर्तित किरण। वहाँ से ये वाला गुजर निकलेगा यहाँ से। तो जो किसी माध्यम में पढ़ के फिर वापस वहाँ से निकल के जाता है ना, तो इसको बोलते हैं कौन सा, निर्गत किरण बोलते हैं। तो निर्गत किरण और उसके बाद ये वाला, ये है आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, एकरा कौन सा कोण बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। तो निर्गत कोण जिस ऑप्शन में है उसको मारिए। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं। ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा को मापता है। तो विद्युत धारा को मापने वाले लोग क्या बोलते हैं, एमीटर या आमीटर होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आमीटर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आवेश का SI मात्रक क्या होता है। आवेश का SI मात्रक भी कुछ देर पहले बताए थे, क्या होता है, कूलम होता है। आगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे बोलते हैं, जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग किया जा सके, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। अनवीकरणीय क्या होता है, जिसमें एक बार उपयोग करने पर दोबारा उपयोग ना किया जाए। नवीकरणीय में जैसे कौन हो जाए, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, जल से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाए वो हो जाएगा नवीकरणीय। अनवीकरणीय में हो जाता है कोयला, पेट्रोलियम, एक बार उपयोग करने के बाद नहीं उपयोग किया जाता है। तो इसमें सौर ऊर्जा देखिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। आगे,
विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो होता है ना टंगस्टन होता है। टंगस्टन जो होता है इसका जो तापमान होता है ना 3400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ज़्यादा तापमान दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा मतलब ऊष्मा उत्पन्न करे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। यही पूछ लेगा अगर आप लोग से कि हीटर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो हीटर में जो होता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। दोनों को याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ओकरा बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस यौगिक में कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल मतलब क्या है? जो मतलब अम्ल जो है बहुत कमजोर है। तो दुर्बल अम्ल जो पहचाने का तरीका होता है ना, जेकरा में अगर कार्बोक्सिलिक समूह अगर COOH दिखाई दे तो वो जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दुर्बल अम्ल का, एक बार बार पूछता है। जो होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड होता है, वो होता है कौन सा? CH3COOH। तो इसका कौन सा आंसर था? एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका करिए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लिखित में कौन सा उप धातु है? तो उप धातु में कौन कौन सा एग्जाम्पल जो पूछता है इसको याद रख लीजिएगा। एक तो हो जाता है आर्सेनिक AS, उसके बाद जर्मेनियम होता है GE, और एक हो जाएगा सिलिकॉन। ये सब क्या है? सब उप धातु है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है। आर्सेनिक दिया है, जर्मेनियम दिया है कि सिलिकॉन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आर्सेनिक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस धातु का विस्थापन उसके लवण विलयन से लोहा द्वारा होता है? मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा जो धातु है ना, उसको जो लोहा है ना उसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये विस्थापन अभिक्रिया में होता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो अधिक अभिक्रिया से वाला धातु होता है ना, अपने से कम अभिक्रिया से धातु को क्या करता है? लात मार के भगा देता है। तो देखिए जो लोहा होता है उसका क्या होता है? Fe हो जाएगा। और ओकरा बाद तांबा, ये कॉपर हो जाएगा। तो जो लोहा होता है ना, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है किससे? कॉपर से। तो ये लोहा जो होता है कॉपर को क्या करता है कि वहाँ से हटा के उसका स्थान क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो इसका कॉपर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो खड़िया होता है देखिए इसमें कई तरह से पूछता है। एक तो पूछ लेगा खड़िया, खड़िया। उसके बाद फिर पूछता है खड़िया के बाद फिर आ जाएगा आप लोगों का ये वाला संगमरमर। संगमरमर। उसके बाद आप लोग को पूछ लेता है संगमरमर। ओकरा बाद फिर पूछ लेता है चूना पत्थर, चूना पत्थर। ये तीनों पूछेगा, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। तो इसका आंसर जो होगा ना होगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो तीनों को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें सी नंबर वाला होगा, CaCO3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में जो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में हो जाता है ये वाला आप लोगों का इथाइन। इथाइन जैसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी C2। इसका पूछेगा फॉर्मूला तो होता है C2 और H2। C2H2 होता है एसिटिलीन का। तो इसका एसिटिलीन को ही बोलते हैं का एथाइन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखा जाए क्वेश्चन को। 32 को हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें क्या करेगा? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया का होता है कि दो गो इसमें घुलनशील पदार्थ होता है और वो
अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। मतलब कि जो विलयन में मतलब विलायक में घुल नहीं पाता है। विलयन किसे बोलते हैं? विलय प्लस विलायक होता है। तो विलायक में जो होता है विलय घुल नहीं पाता है, तो यानी अविलय प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। अगला देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ओकरा बाद दिया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। इसको दो गो नाम से जाना जाता है। एक तो बोलते हैं इसको सोडियम बाई कार्बोनेट, एक को बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों में से जो है उसको टिक करिए। तो इसमें तो दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। आगे है 35 नंबर। 35 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है एकरा में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला क्या हो जाता है? Pb ओकरा बाद कोष्ट में NO3 का क्या हो जाता है? होल ट्वाइस। ये कह रहा है कि इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि जब इसको गर्म किया जाता है ना, जब इसको गर्म किया जाता है तो पहले तो बनाता है लेड ऑक्साइड PbO, और उसके बाद फिर प्लस में बना लेता है 4, उसके बाद NO2, और प्लस में बना लेता है ऑक्सीजन। ये बन जाता है क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बनाता है क्या? ऑक्सीजन। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन तो खाली होगा नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसमें ये वाला नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? डी होगा। तो डी नंबर को इसमें टिक करिए। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक देखिए ये जो अलग अलग क्वेश्चन बताए ना, देखिए इसमें दिया है पहल का कौन चीज? चूना पत्थर। इसमें दिया है एक चूना पत्थर, इसका ही फॉर्मूला होता है CaCO3। खड़िया इसका भी होता है CaCO3। संगमरमर होता है इसका भी होता है CaCO3। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए इसमें अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र है CaCO3, खड़िया का भी CaCO3, संगमरमर का भी CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए फॉर्मूला अगर पूछ लेगा तो ये होता है CuSO, ये भी यही पूछ लेता है SO4, और बाद होता है क्या? हाफ H2O। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। आगे, किस धातु को 37 नंबर में क्या कह रहा है? किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो देखिए किरोसिन में डुबा कर उसको रखा जाता है जो बहुत अभिक्रिया ज़्यादा कर लेता है, पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है, हवा में भी रहेगा अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए इसको किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ये होता है सोडियम Na। सोडियम का अगर कोई परमाणु संख्या पूछ लेगा तो क्या होता है? 11। ठीक है, आगे, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे ब्रोमीन होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पे क्या होता है? द्रव होता है। देखिए एक में दो तरह से पूछता है, एक तो पूछता है धातु, एक तो पूछ लेगा धातु कि कमरे के तापमान पे कौन सा द्रव होता है, एक पूछता है अधातु। तो अगर धातु पूछता है तो वो होता है कौन सा? पारा। अगर अधातु पूछेगा तो ये होता है ब्रोमीन। फेवरेट क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का, आता ही है। तो इसमें अधातु पूछा है धातु पूछा है, धातु पूछा है धातु कौन पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। आगे बढ़ा जाए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? 39 नंबर में क्या करे? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सीसा यानी पीबी लेड, लेड, प्लस में अगर टीन यानी SN, अगर के मिला देते हैं तो जो मिश्र धातु बनता है अगर हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो मिला के दोनों को मिला के हम लोग सोल्डर बनाते हैं, सोल्डर। इसका अथी बहुत तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जो दूसरे को उसको क्या करता है ना, गला के दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें देख लीजिए सोल्डर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से वो धातु काटा जाएगा जो मुलायम होगा। इसमें देख लीजिए कौन सा होता है? लिथियम होता है, लिथियम। लिथियम को हम लोग आराम से चाकू से काट सकते हैं।
अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद होते हैं, मौजूद है जिनमें क्या क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई अबंध, दोनों सिग्मा, ओकरा बाद रहा दोनों पाई, फिर दो रहा दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है। देखिए एथिलीन जो होता है ना, एथिलीन यहाँ पे दिया है एथिलीन, एथिलीन इथिलीन का जो फार्मूला होता है ना वो होता है C2H और E4, C2H4 होता है। इसको इसका संरचना कैसा होगा ये पहले देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा सिग्मा और पाई अबंध क्या है। ये अक्सर मतलब है ये 12th का, लेकिन दे दिया है 10th क्लास में, तो समझिएगा। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होता है, एगो सिंगल बॉन्ड खाली, तो ये होता है खाली एगो सिग्मा, एक सिग्मा होता है, एक सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा। अगर दो गो बॉन्ड है साथ में, तो इसमें होता है एक सिग्मा एक होता है पाई। अगर 3 गो बॉन्ड रहेगा तो इसमें 2 गो ऊपर वाला होता है पाई, और बीच वाला जो होता है ये होता है सिग्मा। तो इसका इतना बात समझिएगा, इसके बाद तभी हम लोग काउंट कर पाएंगे। इसको समझिएगा कि अगर एगो सिंगल बॉन्ड है तो केवल होता है एक पाई, अगर 2 गो बॉन्ड है तो होता है एगो सिग्मा एगो होता है पाई, अगर 3 गो बॉन्ड है तो ऊपर वाला 2 गो पाई है, बीच में का होता है सिग्मा। इतना बात अगर समझ गए तो इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इसमें C2H4, C2H4 मतलब क्या कि 2 गो कार्बन है और 4 गो क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये होता है कार्बन, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक कार्बन। ये दोनों कार्बन जोड़ा होता है कैसे, डबल बॉन्ड के साथ। और उसके बाद इसके साथ एगो हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। उसके बाद फिर इसमें एगो हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे एगो नीचे एगो हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो कार्बन हो गया। तो यही पूछ रहा है ना कि कार्बन कार्बन के बीच, क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच, हाइड्रोजन से हमको मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच कितना होगा। तो कार्बन कार्बन जो देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हम क्या बताए थे कि एगो ऊपर वाला होता है सिग्मा, सिग्मा होता है, और नीचे वाला का होता है पाई होता है। तो एक सिग्मा और क्या होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा और एक पाई। अगर टोटल पूछता ना कि इसमें सिग्मा और पाई अबोंदों की संख्या बताए, तो इसमें देखिए एगो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एगो एगो बॉन्ड है, तो यहाँ पे एगो सिग्मा होगा। तो एक सिग्मा दो, या फिर यहाँ पे एक सिग्मा तीन, फिर यहाँ पे एक सिग्मा चार, और उसके बाद यहाँ पे एक सिग्मा पाँच। तो टोटल सिग्मा 5 गो, एगो का हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा। अगर ऐसे पूछते तो हम, लेकिन इसमें पूछ रहा है बस कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में एगो सिग्मा है और एगो क्या है, पाई है। तो एक सिग्मा और ये एक पाई, तो एक सिग्मा और ये एक पाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, आगे चला जाए। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। तो जो इथेन होता है ना, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन में अमन मतलब कि सहसंयोजक मतलब जुड़ा हुआ कैसे है। तो यहाँ पे दिया है इथेन, इथेन का पहले फार्मूला देखना पड़ेगा। तो इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H और E6, ये होता है इथेन, C2 और H6 मतलब 2 गो कार्बन रहेगा। यहाँ पे 2 गो कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन आता है, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये सब जुड़ा रहता है ऐसे। फिर यहाँ पे 3 गो इसके साथ, फिर 3 गो इसके साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कहता है हाइड्रोजन। तो ये पूछ रहा है कितने अबंध इसमें जुड़ा है, मतलब कौ गो बॉन्ड है एकरा में। तो 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे 7, तो टोटल कितने हैं, 7 गो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, डी वाला। आगे चला जाए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो देखिए इसमें एल्किन एल्केन और बाद एल्काइन 3 गो होता है। देखिए एक होता है, इसको याद रख लीजिए, पूछता है बार बार, एल्किन, और बाद एक होता है एल्केन, एक होता है एल्काइन, एल्काइन। तो एल्किन का सूत्र पूछेगा तो ये होता है CnH2n, बस CnH2n होता है। एल्केन का पूछेगा तो CnH2n+2। एल्काइन का पूछेगा तो बस माइनस लग जाता है, CnH
एन H2N H2N माइनस में हो जाता है एक, तो अगर माइनस रहता है तो एल्काइन होता है। बस एल्केन है तो CnH2n+2, एल्किन जो होता है CnH2n होता है। तीनों फार्मूला को याद रखेगा, बहुत हेवी है क्वेश्चन नहीं वाला। तो इसमें कौन सा पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है कि CnH2n+2 ये वाला ये किसका है? तो ये होता है एल्केन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? एल्केन किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में। एल्किन पूछता था CnH2n, एल्काइन पूछता था CnH2n माइनस, खाली माइनस लग जाता, टू के जगह प्लस के जगह माइनस लग जाता है, वो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। देखिए 44 में क्या करें? नीलत होता तो का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका होता है कॉपर सल्फेट, और बाद पेंटा हाइड्रेट होता है, पेंटा हाइड्रेट होता है इसका, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? CuSO4 इंटू 5H2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों क्या है? उदग्र मतलब देखिए, एक तो पूछता है क्षैतिज, लिखिएगा इसमें। एक तो इसमें पूछता है क्षैतिज, क्षैतिज। एक पूछता है कौन सा? उदग्र। उदग्र मतलब कि क्या? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर पूछ लेता है। देखिए जो क्षैतिज होता है ना, जो क्षैतिज होता है एकरा के बोलते हैं आवर्त, और जो उदग्र होता है एकरा के बोलते हैं वर्ग। संख्या पूछता है कि आवर्त कितना होता है, तो आवर्त टोटल जो होता है, वर्ग जो होता है टोटल कितना होता है? वर्ग जो होता है 18 गो होता है। वर्ग टोटल कितना होता है? 18। और वर्ग जो होता है कितना होता है? 7 होता है। तो वर्ग 18 और आवर्त कितना होता है? 7 होता है। तो इसमें उदग्र वाला पूछा है, यानी ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ा जाए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्या करें? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है? तो जो प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है ना, ये सब कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। अगले देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। जिस ऑप्शन में उसको टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोरतम धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोरतम तत्व जो होता है वो होता है हीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय तत्व कौन सा होता है? अक्रिय तत्व में देखिए कौन कौन सा हो जाता है? हीलियम हो जाता है, नियॉन हो जाता है, आर्गन होता है, जेडॉन होता है, ये सब होता है। कौन सा अक्रिय तत्व होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब कैसा होता है? अक्रिय होता है। देखिए इसमें हीलियम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। आगे चलो जाए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक जो आवर्त है ना, ओकरा में जो किया गया है ना, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम देखिए अभी लगल देखिए कि अक्रिय तत्व है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अक्रिय है। ये भी क्या होगा? यहाँ पे हीलियम कैसा है? अक्रिय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अक्रिय मतलब क्या होता है? मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये वाला एकदम शांत साधु जैसा रहता है, ठीक है। 51 को हो गया टोटल। 51 के बाद 52 नंबर पे चलिए। 52 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु में एगो हइबे कइल है अपवाद में, जो का है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो अभी भी बताएं कि वर्ग कितना है? 18। आवर्त कितना है? 7। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होता है? जो उदासीन है तो उसका होता है क्या? 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। अगला, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब शुरू किया? तो बाघ संरक्षण अभियान कौन किया था? 1973 में था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर जो हाउस जो होता है, सब लोग को पता है, 9th क्लास में पढ़े थे, कैसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किस प्रकार के जन्म में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मतलब उसके शरीर जो होगा ना, ओकरा पीछे कुछ कली टाइप का निकलता है। जैसे मान लेते हैं कौन एक शरीर है ना, ये वाला, एकरा कुछ कली जैसा ऐसा निकलता है। तो ये देखिए, ये होता है किसमें? हाइड्रा में होता है। यहाँ पे फैन ऐसे निकलता है, फैन यहाँ पे फैन कैसे बनेगा, और धीरे धीरे जब ये विकसित हो जाएगा कली ना, फैन यहाँ से ऐसे हो जाएगा,
जब एक भी एक जीव ये भी एक जीव बन जाएगा तो यहाँ से ये कट जाता है। तो ये होता है किस में, ये हाइड्रा में होता है और इस विधि को बोलते हैं हम लोग क्या, मुकुलन। तो ये भी पूछता है कि किस जीव में जो होता है मुकुलन विधि होता है, तो हाइड्रा में होता है। ठीक है, आगे मनुष्य के वृक्क किससे संबंधित है, तो वृक्क जो होता है किस में संबंधित होता है, जो छानने वाने का काम करता है, यूरिन यूरिन जो बाहर निकलता है, तो वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला, सौ पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो सौ पोषी पोषण के लिए क्या का हम लोग जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, ओकरा बाद क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है, फिर सूर्य के प्रकाश का जरूरत पड़ता है। इसमें तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। आगे बढ़ा जाए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन देखिए कौन कौन सा हो जाता है। एक तो होता है ऑक्जिन हो जाता है, जिबरेलिस हो जाता है, साइटोकाइनिन हो जाता है, एब्सिसिक एसिड हो जाता है। उसके बाद ये पूछ लेता है, एथिलीन पूछ लेता है जो फल पकाने वाला होता है। तो इसमें देखिए कौन सा दिया है, साइटोकाइनिन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। आगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, जो 61 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक तंत्रिका तंत्र है, ऐसा ही होता है, यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पे फिर एक तंत्रिका तंत्र जुड़ा रहता है ऐसे यहाँ पे आके। तो जो ये दोनों जुड़ा रहता है तो इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो इस खाली स्थान को बोलते हैं क्या, सिनेप्स बोलते हैं। तो सिनेप्स देखिए ऑप्शन में है क्या, सिनेप्स नहीं है, दुर्मिका दिया है, दुर्मिका तो ये ग्रहण करता है सूचना को, सिनेप्टिक दरार, हाँ उसको सिनेप्टिक दरार ही बोलते हैं, सिनेप्स को सिनेप्टिक दरार ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अगला, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है, फूल में नर प्रजनन कौन सा होता है, पुंकेसर होता है। तो इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, देखिए शुरू में दिया हुआ है पुंकेसर, पू से क्या होता है, पुरुष, तो पुरुष कैसा है, नर है, तो इसी से इसका ट्रिक याद रखिएगा। अगला, मनुष्य के आहार नाल में 63 नंबर, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है, अवशेषी अंग, जिसको मतलब कि हटा देने पे भी कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा शरीर पे। तो ये जो होता है कोलोन तो नहीं होगा, सीकम रेक्टम नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा, अपेंडिक्स होगा। ठीक है, अगला 64 नंबर, 64 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, जैविक प्रक्रम मतलब क्या है कि जैसे जीवाणु बैक्टीरिया सब, जीवाणु बैक्टीरिया या सब छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं, अब उसको मतलब गला वाला के उसको क्या कर देते हैं, उसको अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं ओकरा के। तो पॉलीथीन को तो नहीं तोड़ेंगे, रबड़ को तो नहीं तोड़ेंगे, प्लास्टिक के बोरी को नहीं, देखना प्लास्टिक जो होता है जल्दी सड़ता गलता नहीं है। तो इसमें कौन से जीव जो उसको खा खा के खत्म कर देंगे, तो वो होता है कौन सा, सूखे घास। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये जो घास पतई है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, अपघटित करते हैं ओकरा के। आगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, 65 नंबर में क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अभी लगले बताया था ना कि मुकुलन जो होता है उसके शरीर पे कली निकलने लगता है, उस विधि को बोलते हैं मुकुलन। तो वो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला पुष्प होता है ना, ये वाला यहाँ से, तो यहाँ से जो ये सब निकला रहता है, ये वाला, ये तो नर वाला भाग हो गया। ये वाला जो ऊपर वाला होता है ये वर्तिका होता है, फिर उसके बाद बीच वाला ये वर्तिकाग्र होता है, फिर नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, तो नीचे वाला आधार, इसी को तो आधार बोलते हैं, आधार वाले इस भाग को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, इससे कौन सा हो जाएगा, बी वाला। परागकोश में क्या होता है, देखिए जो ये फूल होता है ना, ये वाला फूल, ये वाला ईटा, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, जो ये नर वाला भाग होता है ना, इसके ऊपर वाला क्या बोलते हैं, परागकोश। तो इस परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है, परागकण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ा जाए, 67 को हो गया क्वेश्चन, 68 नंबर पे चलते हैं।
68 नंबर में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है ना उसको देख लीजिए होता है अमोनिया NH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। देखिए इसमें जो होता है ना, पुरुष में जो होता है वो होता है XY और जो स्त्री में होता है XX। तो पुरुष वाला में तो ये पूरा नहीं है, एक एक आधा वाला X है, फिर इसके बाद Y है। तो इसमें देखिए ना पूरा कौन सा दिखाई दे रहा है, X और ये X दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसमें मतलब कि सजीव और निर्जीव का क्या होता है, संबंध होता है, उसके उसी को क्या बोलते हैं, वन पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो अगर में हिरण क्या होता है, देखिए इसको पूरा समझिए। इसमें देखिए सबसे पहले होता है एकरा में पेड़ पौधा, एक मतलब कि 3 गो 4 गो पूछता है। देखिए एक तो होता है उत्पादक। ठीक है, ओकरा बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता फिर उसके बाद होता है द्वितीयक, फिर होता है तृतीयक। ये 1 2 3 और 4 गो होता है। ठीक है ना, तो इसको समझिएगा। उत्पादक होता है पहले का, फिर दूसरा का प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा का होता है द्वितीयक, फिर चौथा होता है क्या, तृतीयक। तो पहले देखिए इसमें आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, घास है। यहाँ पे सबसे पहले घास। ठीक है, ओकरा बाद तो इस घास को कौन खाएगा, तो इसको घास को कौन खाएगा, हिरण। फिर इस हिरण को कौन खाएगा, तो हिरण को खाएगा कौन सा, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी होता है। इस मनुष्य को कौन खाएगा, तो मनुष्य को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है ना, तो देखिए तो जो घास होता है ना ये होता है उत्पादक होता है। हिरण जो हो गया ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसको लिख देते हैं कौन सा, उत्पादक। घास हो गया कौन सा, फर्स्ट प्राथमिक उपभोक्ता। मनुष्य कौन सा होगा, सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता। और शेर कौन सा हो जाएगा, तृतीयक। देखिए तीनों चीज पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। पूछेगा कि उत्पादक कौन सा होता है, तो घास होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो हिरण होता है। सेकंड कौन होता है, तो मनुष्य होता है। मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक कौन होता है, तो शेर होता है। देखिए इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। पूछा है कि वन परिस्थिति में हिरण क्या होता है, हिरण क्या बताएं। घास को कौन खाता है, हिरण। तो घास क्या होता है, उत्पादक होता है। हिरण क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तृतीयक में कौन सा आ जाएगा, शेर। द्वितीयक में कौन आएगा, मनुष्य। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। देखिए पुष्प में देखिए दो गो तरह से पूछता है। एक होता है बीजांड, एक होता है अंडाशय। ठीक है, तो बीजांड जो होता है ना इससे बनता है बीज, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और जो अंडाशय होता है एकरा से क्या बनता है, एकरा से बनता है फल। तो क्या पूछा है, फल किससे बनता है ना, तो फल किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ये कोशिका हो गया, तो कोशिका के बाहर कोशिका के अंदर यहाँ पे मैं केंद्रक हो जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम सब पाया जाता है। तो इसके बाहर जो पतली झिल्ली होता है ये कौन सा होता है, पराग में होता है, अर्ध पराग में होता है, अपराग में होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ कुछ मतलब कि कुछ पदार्थ को ही अंदर आने देता है और फिर बाहर जाने देता है। तो जो कुछ ही पदार्थ को आने जाने देता है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध पराग में बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है अर्ध पराग में होता है। ये अगर पूछ रहा था कि कोशिका भित्ति कौन सा होता है, तो वो होता है पराग में होता है। उससे कोई मतलब नहीं था, किसी को भी आने देगा और जाने देगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, अर्ध पराग में होगा, ऑप्शन नंबर सी। 73 देखिएगा क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। देखिए जो मस्तिष्क का जो सबसे पहला वाला भाग है ना, अगर मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क अगर मस्तिष्क में एक पाया जाता है घ्राण, घ्राण बल्ब पाया जाता है। यही जो होता है ना गंध को पहचानने का काम करता है, घ्राण बल्ब होता है ये वाला, ये पहचानने का काम करता है। तो इसमें मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो कौन सा हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे 74 नंबर
चौहत्तर क्या कह रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। देखिए जो महिला में होता है ना ये वाला मासिक धर्म वाला, तो मासिक धर्म में जो स्टार्टिंग होता है यानी यौनावस्था जब चालू होता है तो उसमें जो पहला होता है ओकरा के बोलते हैं मेनार्थ है। स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं कौन से मेनार्थ है। जब ये खत्म हो जाता है ना तो इसको खत्म वाले को बोलते हैं मेनोपाउज। मेनोपाउज तो दोनों को याद रखिएगा। खत्म वाला को लास्ट वाला को क्या बोलते हैं मेनोपाइज। और बाद जो स्टार्टिंग होता है उसका क्या बोलते हैं मेनार्थे बोलते हैं। तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे 75 नंबर देखिएगा। 75 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन मतलब क्या है कि जो गुरुत्व, देखिए अनुवर्तन किसे बोलते हैं। अनुवर्तन मतलब होता है कि पौधे के किसी अंग का किसी दिशा में क्या गति। तो गुरुत्वानुवर्तन मतलब कि उसमें का कोनो अंग ऐसा होगा पौधा का जो गुरुत्व की दिशा में क्या होगा गति करेगा। तो गुरुत्व की दिशा में गति करेगा यानी गुरुत्व की दिशा में कौन गति करता है। फल तो करेगा नहीं, फूल तो करेगा नहीं, कौन सा होता है जड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी होगा इसका। ठीक है आगे चला जाए। परजीवी पौधा का उदाहरण किसे कौन सा है। तो परजीवी पौधा किसे बोलते हैं जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे और वहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन सा होता है जो ये अमरवेल होता है ना, इसको याद रखेगा। मेरे जीवी पूछेगा तब उसमें आता है ये वाला गोबर छत्ता। आगे 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एटीपी के फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या क्या होता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या होता है कौन सी, तो होता है वो कितना 3 गो होता है टोटल। 3 गो फास्फेट की संख्या होता है। ठीक है इतना याद रखिएगा। अगला 78 नंबर देखिएगा। 78 नंबर में क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन में एक याद रखिएगा होता है IA। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ना ये होता है एंडोल थ्री। एंडोल थ्री आई से हो जाता है एंडोल थ्री, उसके बाद एसिटिक और उसके बाद होता है एसिड। ये होता है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन जैसा काम करता है, वृद्धि के लिए काम करता है ये वाला। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 79 नंबर में क्या बोल रहा है। 79 नंबर में बोल रहा है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो नस में नहीं बल्कि उसके कंकाल जो होता है वो होता है। हम लोग का कंकाल कहाँ है, मनुष्य में कंकाल कहाँ रहता है, शरीर के अंदर रहता है। लेकिन इसमें जो कंकाल होता है शरीर के बाहर रहता है। तो इसमें जो तिलचट्टा हो गया, ओकरा बाद तितली हो गई, इस सब में कैसा होता है खुला परिवहन, मतलब बिना नस वस के माध्यम से क्या होगा ब्लड ऐसे ही तैरते रहता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा तितली हो जाएगा। तितली या तिलचट्टा रहता है तो वो भी इसका ऑप्शन होता है। ठीक है लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर। इसमें कह रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन में क्या होता है कि उसमें जनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें क्या होता है कि जीव जो होते हैं अपने मतलब उत्पत्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो उसमें उसका शरीर जो होता है ना 2 भागों में क्या होता है टूट जाता है। तो 2 भागों में टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं द्विखंडन बोलते हैं। उसके शरीर जो 2 भागों में, हाइड्रा में तो बताइए देखा होता है मुकुलन होता है। लेकिन ये वाला नहीं होगा, इसका कौन सा होगा जीवाणु होगा। बैक्टीरिया वैक्टीरिया जो होता है ना उसमें कौन सा होता है द्विखंडन होता है। तो ये रहा 80 क्वेश्चन, जो इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ये VVI क्वेश्चन है।